नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं रे न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुनवाई करेगा और कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के राज्यों से ये बताने को कहा है कि उन्होंने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गठित आयोग के निर्देशों का कितना पालन किया है। दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आयोग के निर्देशों का राज्य पालन नहीं कर रहे और सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा रवैया रहा तो कोर्ट अपनी तरफ से एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन कर देगा। और वहीं कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा में निर्माण कार्य जारी रहने पर केंद्र से भी जवाब मांगा है। और वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा में निर्माण कार्य जारी रखने का बचाव किया है। उन्होंने हल्फनामा दाखिल करते हुए कहा कि परियोजना राष्ट्रीय महत्व की और निर्माण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण में रखा गया है और धूल और धुएं पर लगाम के लिए स्मोक गन, पानी का छिड़काव जैसे सभी उपाय का पालन किया जा रहा है। और वहीं प्रतिबंध के बावजूद सेंट्रल विस्टा में निर्माण कार्य कराए जाने और धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली सरकार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी करेगी। और यह बात बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कही। और राय ने कहा कि निर्माण और ध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद हमें सेंट्रल विस्टा परियोजना स्थल पर काम कराए जाने के बारे में कई फोन आ रहे हैं और जांच के दौरान हमने पाया कि ये सही है। और उन्होंने कहा कि हम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से कहेंगे कि सीपीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी कर वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कराए जाने के कारणों के बारे में पूछे। संसद सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। और राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रह सकता है। और निलंबित 12 सांसद कह चुके हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। और वहीं विपक्ष के तमाम बड़े नेता भी फिलहाल माफी के खिलाफ ही नजर आ रहे। और ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी हंगामा जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। और विपक्ष के हंगामे के चलते ही 2 दिनों से लगातार राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होती जा रही और इसी के चलते डैम सेफ्टी बिल पर भी चर्चा अधूरी है। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है और भारत में भी वायरस के इस नए स्वरूप को लेकर चौकन्ना रहने की सलाह दी जा रही। और आज लोकसभा में नियम 193 के तहत कोरोना वायरस के नए रूप को लेकर चर्चा होगी। और चर्चा शुरू होने से पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक बयान भी दे सकते हैं। और लोकसभा में बुधवार को सहायता प्राप्त जाननीय प्रौद्योगिकी विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें अंतर गर्भाशय गर्भाधान से जुड़े विषयों पर दिशा निर्देशों और व्यवस्था का मानकीकरण करने और महिलाओं और बच्चों को शोषण से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया। और लोकसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने विधेयक पेश किया। और मंडाविया ने कहा कि यह विधेयक पहले सितंबर 2020 में सदन में आया था और इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था। और इस पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट आई और इसमें से सुझावों को लेकर अब ये विधेयक लाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर को मां शांकुभरी देवी विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। और अमित शाह आज इस विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे और इसके बाद उनके जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और गृह मंत्री आज करीब दोपहर 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित करेंगे। और अमित शाह के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और कार्यक्रम स्थल को 10 लाख स्क्वायर फीट में 1 लाख लोगों की क्षमता के मुताबिक तैयार किया गया है। और बीजेपी ने दावा किया है कि इस जनसभा में लाखों की संख्या में लोग आएंगे। और वहीं एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल समेत जिलाधिकारी अखिलेश सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बीते दिन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। और वहीं एडीजी ने कार्यक्रम को लेकर बताया कि सभा में शिरकत करने वाले लोगों के लिए व्यवस्था की गई है और साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूसरे जिलों से फोर्स भी मंगाई गई है। और उन्होंने कहा कि
शहर के 15 किलोमीटर दूरी पर है, जिस कारण शहर में जाम लगने की कम ही संभावना है। हालांकि मुजफ्फरनगर और शामली से आने वाले लोगों को हाईवे से निकालने की व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि स्कूली किताबों में वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों को प्रमुखता से शामिल किया जाए और सरकार से लोगों पर एक खास विचारधारा नहीं थोपने की भी गुजारिश की गई है। और शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने स्कूली किताबों की विषय वस्तु में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट संसद में पेश की है और समिति ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव करने की सिफारिश की है। और समिति ने सिफारिश की कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी को स्कूलों के पाठ्यक्रम में वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में निहित जीवन और समाज से जुड़ी शिक्षा और ज्ञान को शामिल करना चाहिए। नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में इस्तेमाल होने वाले पाठन के तरीकों का अध्ययन किया जाए और आधुनिक जरूरतों के मुताबिक बदलाव कर उसके बारे में शिक्षकों को भी बताया जाए। विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों में प्राचीन भारत के योगदान को भी स्कूली पाठ्यक्रम में उचित स्थान मिलना चाहिए और उसे एनसीईआरटी किताबों में आधुनिक विज्ञान से जोड़कर पेश किया जाना चाहिए। और वहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में संतुलित और न्यायपूर्ण अवधारणा तैयार करने पर बल दिया है ताकि उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी पाठ्य पुस्तकों में जगह मिल सके जिन्हें अभी तक उचित स्थान नहीं मिल सका है। और इसके लिए समिति ने देश के इतिहासकारों के साथ उस प्रक्रिया की समीक्षा करने की जरूरत बताई है जिससे भारत के अलग अलग हिस्सों से स्वतंत्रता सेनानी पाठ्य पुस्तकों में जगह पाते। और वहीं उधर विपक्ष ने सरकार से किसी भी विचारधारा को छात्रों पर नहीं थोपने की गुजारिश की है। समिति के सदस्य और कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बच्चों को इतिहास पढ़ना चाहिए लेकिन किसी विचारधारा को थोपना ठीक नहीं है और उनके मुताबिक आधुनिक शिक्षा की जरूरत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और वहीं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने इंटरनेट को आम नागरिकों के लिए रोजमर्रा के जीवन में अपरिहार्य बताते हुए सरकार से हर मामले में इंटरनेट शटडाउन नहीं करने की सिफारिश की है और दूरसंचार सेवाओं और का निलंबन और इसके प्रभाव विषय पर लोकसभा में पेश अपनी 26वीं रिपोर्ट में संसदीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इंटरनेट का उपयोग करना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार या कारोबार करने के संवैधानिक अधिकार के तहत ही संरक्षित है, लेकिन इंटरनेट शटडाउन को लेकर कोई एसओपी या समान दिशा निर्देश नहीं होने और अन्य सुरक्षा उपायों में कमी की वजह से राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी सामान्य अनुचित स्थिति में इंटरनेट शटडाउन का सहारा लेने का मौका मिल जाता है। और शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सरकार से इंटरनेट शटडाउन को लेकर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए जाने वाले तौर तरीकों को लेकर एक समान एसओपी जारी करने की सिफारिश की है। और इसके साथ ही समिति ने दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय दोनों से देश में इंटरनेट शटडाउन के सभी आदेशों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस रखने के लिए जल्द से जल्द एक तंत्र की स्थापना करने की भी सिफारिश की है और सार्वजनिक आपातकाल और लोक सुरक्षा को परिभाषित करने और इसके प्रावधानों और घटकों को तय करने की सिफारिश करते हुए समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि परीक्षा में नकल रोकने और स्थानीय अपराधों को टालने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन का सहारा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के साथ लगते चीन बॉर्डर से सटे देश के सैन्य ठिकाने को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 202 किलोमीटर लंबे ग्राफू काजा समदो मार्ग को डबल लेन करने जा रही है और इसकी कुल चौड़ाई करीब 60 फीट होगी और साल 2022 में लोसर से बातल के बीच सड़क चौड़ा करने का काम शुरू हो जाएगा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्राफो काजा समदो मार्ग जल्द ही देश का तीसरा सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाला डबल लेन वाला मार्ग होगा। और इससे पहले लद्दाख में 17,673 फीट की ऊंचाई पर नोबरा और 17,582 फीट की ऊंचाई पर मनाली लेह सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है और यह सड़क 10,600 फीट की ऊंचाई पर समदो से शुरू होकर 14,931 फीट ऊंचे
कुंजम दर्रा से होते हुए 10,700 फीट ऊंचे ग्राफों में मिलेगी और हिमाचल प्रदेश के साथ लगते चीन बॉर्डर से सटे देश के सैन्य ठिकानों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 202 किलोमीटर लंबे ग्राफू काजा समदो मार्ग को डबल लेन करने जा रही और सीमा सड़क संगठन ने ग्राफू काजा समदो की डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी थी और डीपीआर को स्वीकृति मिलने के बाद लोसर से बातल तक भू अधिग्रहण के लिए वन मंत्रालय ने मंजूरी भी दे दी और बातल से ग्राफू तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और इस जगह पर करीब 1000 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और ग्राफो काजा समदो सड़क के चकाचक होने के बाद मनाली के पास स्थित सेना के ट्रांजिट कैंप से समदो पहुंचने में सैन्य वाहनों को चंद घंटों का ही समय लगेगा। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती संरचना विकसित हो रही है जो 4 दिसंबर यानी शनिवार तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट तक पहुंच सकती है और इसके कुछ देर बाद ही ये चक्रवाती तूफान जवाद का रूप ले लेगी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा मंडराने लगा है और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को सुबह तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती इलाके में चक्रवाती तूफान जवाद दस्तक दे सकता है और इस बीच मौसम विभाग ने 3 दिसंबर से उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया है और साथ ही आपको बता दें कि पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर जिलों में 4 दिसंबर को भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है जबकि उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और हावड़ा जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही और इस सब के अलावा पूरे क्षेत्र में तेज हवाएं भी बड़ी चुनौती बनने जा रही और मौसम विभाग की माने तो इस तूफान की वजह से सड़कों पर जल भराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है तो वहीं सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो सकती है और कच्ची सड़कों को नुकसान भी पहुंच सकता है। परिवारवाद के आरोप को लेकर अक्सर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि जिनके पास परिवार नहीं है वो जनता का दर्द नहीं समझ सकते। अखिलेश ने बांदा में एक जनसभा में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन किसानों के परिवार की सिर्फ सपा ने ही मदद की है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि हम सब परिवार वाले लोग हैं, इसलिए जानते हैं कि अगर किसी मजदूर या किसान की जान चली गई तो उसके परिवार का क्या हाल होगा और अगर किसी परिवार के सामने संकट आया तो हम खड़े हुए और परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो आपकी परवाह नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बांदा में शराब के नशे में एक गरीब को मार दिया गया लेकिन राज्य सरकार ने पीड़ित के परिवार की कोई मदद नहीं की, सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही उनकी सहायता की। और अखिलेश ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दमदार सरकार चलाने का दावा करने वाले लोग झूठ बहुत दमदार बोलते हैं और बीजेपी ने शिक्षा मित्रों से नौकरी का वादा किया था लेकिन अपने 4.5 साल के कार्यकाल में इस पार्टी ने नौजवानों के नौकरी के सपने को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे, जो लैपटॉप नहीं चला सकता वो आपको लैपटॉप नहीं दे सकता। क्या मुख्यमंत्री योगी लैपटॉप चला सकते हैं? अब तो सुनने में आया है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते। अगर चला सकते होते तो हमारे नौजवानों के हाथ में अब तक राज्य सरकार ने स्मार्टफोन दे दिया होता। और आपको योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार चाहिए, ये अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। और वहीं अयोध्या में जब योगी आदित्यनाथ विष्णु महायज्ञ में पूर्णाहुति दे रहे थे उससे चंद घंटों पहले यूपी के चुनावी यज्ञ में उनके डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदुत्व के घी में ध्रुवीकरण की संविधा के साथ मथुरा वाली आहुति डाल दी और अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है। मथुरा की तैयारी है और जय श्री राम जय शिव शंभू। यूपी चुनाव में चंद महीनों का वक्त बाकी है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह ट्वीट बता रहा है कि अपनी चुनावी विजय यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी सिर्फ अयोध्या के भरोसे नहीं रहना चाहती और भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ भावनाओं का ज्वार कम हो गया है और लिहाजा अब रणनीति मथुरा को केंद्र में लाने की है
और बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है और मुस्लिम समुदायों से अपील करता हूं कि वो वहां पर अपना कब्जा छोड़े और इससे देश की आपसी एकता के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। और ये राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि सालों से चला आ रहा और उसी बात को एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं। और वहीं मथुरा के मंदिर वाले बयान पर बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या को लेकर एक लंबा संघर्ष चला, उम्मीद है कि मथुरा को लेकर भी चल रहा हमारा संघर्ष जल्द सफल होगा। और वहीं यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह तो मरने मारने की बात कहते आए। उन्होंने कहा कि मथुरा में हिंदुत्व का दिव्य स्थान है और हिंदुओं के आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण, इसलिए कोई बलि चढ़ानी पड़े हम बलि चढ़ाने को तैयार रहते हैं। हमने तो हमेशा कहा भी है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश में राज करेगा। और मथुरा का नाम आते ही मंत्री जी के तेवर गर्म होने लगे। तो क्या अब मथुरा के सहारे बीजेपी अपनी चुनावी नैया पार करने की कोशिश में?